हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो आज हम अपने कंप्यूटर के जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं रिगार्डिंग जो हमारे स्टोरेज डिवाइसेस हैं, तो उनको आज डिस्कस कर लेते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज हैज़ द शॉर्टेस्ट एक्सेस टाइम। यहाँ पे बात करिए कि अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस आपने बताना है कि ऐसी कौन सी मेमोरी है जिनका जो एक्सेस टाइम है, मतलब अगर मुझे उनसे कोई इन्फॉर्मेशन लेकर आनी है, वो इन्फॉर्मेशन लेने के लिए सबसे कम टाइम कंज्यूम करती है, उसको हम बोलते हैं शॉर्टेस्ट एक्सेस टाइम। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन वो कौन देता है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 1 क्या है, कैशे मेमोरी, वो राइट आंसर हो जाएगा। इस चीज़ को समझने के लिए आप ऐसा समझ लो, जैसे यहाँ पे मैंने टेबल बनाया मेमोरी हिरार्की का, है ना। मेमोरी हिरार्की में क्या क्या चीज़ें आती हैं, मेमोरी हिरार्की में ये चीज़ें पढ़ते हैं कि जो हमारी मेमोरीज है वो अकॉर्डिंग टू साइज और अकॉर्डिंग टू उनका एक्सेस टाइम और जो उनकी स्टोरेज है उसके बिहाफ पे हम मेमोरी को क्या करते हैं, एक्चुअल में एक हिरार्की में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो, तो जब हम हिरार्की का सबसे जो टॉप आता है उसको हम बोलते हैं रजिस्टर। रजिस्टर के बाद हमारी कैशे आती है, फिर मेन मेमोरी आती है, और उसके अलावा जो हमारे पास नेक्स्ट आती है फ्लैश मेमोरी। उसके अलावा हमारे पास मैग्नेटिक डिस्क, जिसको हम हार्ड डिस्क भी बोलते हैं। फिर लास्ट में हमारी मैग्नेटिक टेप या फिर टेप ड्राइव्स जो आती हैं। अब जब हम मेमोरीज को ऊपर से नीचे पढ़ते हैं तो हम इसको बोलते हैं, देखो यहाँ पे एक एरो लगा है, कि जैसे हम ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो एक तो क्या होता है, साइज बढ़ता है। जैसे सपोज कर लेते हैं रजिस्टर हमारा 1 MB का है, मतलब रियल लाइफ एग्जांपल हम लेते हैं, अगर रजिस्टर हमारा 1 kg का है, कैशे हमारा कितना का हो जाएगा, 2 kg का हो जाएगा, मेन मेमोरी हमारी 3 kg की हो जाएगी। तो ऐसे करके आप समझ पा रहे हो कि जैसे अब हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो जो हमारा मेमोरी का साइज है वो बढ़ रहा है। पहले 1 यूनिट था, फिर 2 हुआ, फिर 2 से 3 हुआ, ऐसे करके वो क्या करता है, मेमोरी का साइज बढ़ता है। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे एक्सेस टाइम। अब देखो एक्सेस टाइम यहाँ पे क्या होता है, रजिस्टर का एक्सेस टाइम सबसे ज़्यादा होता है, और जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं उस टाइम पे क्या होता है, एक्सेस टाइम उसका रिड्यूस होता रहता है। क्योंकि सबसे पास मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, सीपीयू के सबसे क्लोजेस्ट मेमोरी कौन सी होती है, या फिर सीपीयू की अपनी मेमोरी कौन सी होती है, वो रजिस्टर होती है। तो अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन मुझे सबसे पहले चाहिए होगी तो वो इन्फॉर्मेशन कहाँ मिलेगी, रजिस्टर के बाद पास मिलेगी। रजिस्टर के बाद वो कहाँ मिलती है हमें, हम उसे कहाँ देखते हैं, अपनी कैशे मेमोरी में। कैशे के बाद हम कहाँ देखते हैं, फाइल हमारी जो मेन मेमोरी होती है वहाँ पे देखते हैं। तो ऐसे करके क्या होता है कि जो उसका एक्सेस टाइम है वो इस पर डिपेंड करता है कि आपका क्लोजेस्ट मेमोरी कौन सी है। क्योंकि यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में देखो, यहाँ पे रजिस्टर नहीं दिए रखा था, तब रजिस्टर के जस्ट बाद सबसे फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी हमारी कैशे मेमोरी है। तो भी इसका राइट आंसर क्या बना है, हमारे पास कैशे मेमोरी बना। ठीक है, तो ये चीज़ आई होप आपको समझ आ गई होगी। अगर मैं यही क्वेश्चन को एक ऐसे पूछता कि आप बताओ, रजिस्टर हो गया और हमारी कैशे हो गया, और बाकी दो ऑप्शन ले लेते हैं, हमारे पास रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम। आप बताओ कि इनमें से सबसे फास्टेस्ट एक्सेस टाइम किसका है, तो आप बोलोगे सबसे सर फास्टेस्ट एक्सेस टाइम किसका है, रजिस्टर का। अगर रजिस्टर ऑप्शन में नहीं होता, सपोज कर लेते हैं, तो उसके बाद कौन सा राइट आंसर बन जाता, कैशे राइट आंसर बन जाता, जो कि यहाँ पे इस क्वेश्चन में ऐसे करके पूछा था। ठीक है, तो ये दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको क्या करना है, याद रखना है। अब मेमोरी हायरार्की में आपको अकॉर्डिंग टू स्पीड और अकॉर्डिंग टू जो उनका साइज के बिहाफ पे हम क्या करते हैं, मेमोरी को डिवाइड करते हैं। वो आपको ये चीज़ समझ आ गई कि जैसे हम ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या हो रहा है, साइज बढ़ रहा होता है, पर साथ ही साथ क्या होता है, उनका एक्सेस टाइम भी बढ़ रहा होता है। कि अगर जहाँ पे रजिस्टर का कोई डाटा लेकर आने के लिए मुझे 1 सेकंड लग रहा था, वहीं कैशे से मुझे डाटा लाने के लिए 2 सेकंड का टाइम कंज्यूम हो रहा है। ठीक है, तो यही चीज़ आपने समझनी है कि यहाँ बोला था सबसे कम टाइम कौन लेता है, और सबसे कम टाइम कौन लेगा, हमारा रजिस्टर लेगा, और रजिस्टर के बाद सबसे कम टाइम कौन लेगा, हमारा कैशे लेगा। ओके, तो ये ऐसे करके इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जैसे यहाँ पे मोर स्टोरेज, ठीक है, अब मोर स्टोरेज भी आप समझ गए, मोर स्टोरेज और साइज एक ही बात है। जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे आते हो तो क्या होता है, जो मेमोरी का साइज है वो बढ़ता जाता है। ओके, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो रजिस्टर थे उनका जो साइज था वो कैसा था, सबसे पहले हमारे पास जो हमारे रजिस्टर का साइज था वो बाइट्स में था। बाइट्स के बाद कैशे हमारी कैशे जो मेमोरी होती है हमारी, वो केबी और एमबी में चलती है, और जो मेन मेमोरी होती है वो हमारी जीबी में चलती है। ऐसे हम बोलते हैं ना, मेरे फ़ोन में या फिर मेरे कंप्यूटर में रैम 4 GB है या 8 GB रैम है ना। तो एक्चुअली में वो किसकी बात कर रहे होते हैं, हम हमारी मेन मेमोरी की बात कर रहे होते हैं। उसके बाद जो हमारे पास जीबी में आता है, जैसे हमारे पास पेन ड्राइव होती हैं या फिर जो हमारी एसएसडीज होती हैं, फ्लैश मेमोरीज। फिर उसके बाद जो हमारे पास टीवी में चलती हैं, बेसिकली हमारे पास जो मैग्नेटिक डिस्क या फिर हार्ड डिस्क ड्राइव। ठीक है, क्योंकि हमें पता है एसएसडी हमारी क्या है, फास्ट है, किससे, एज कम्पेयर टू हमारी हार्ड डिस्क ड्राइव से। पर एक्चुअल में कई बार तो इनको एक ही लेवल में रखा जाता है, पर इनको अगर बाइफ्रिकेट करके पढ़ना होता है
तो हम बोलेंगे SSD हमारी फास्ट होती है एज कम्पेयर टू हमारी हार्ड डिस्क ड्राइव। और सबसे जो लास्ट में फास्ट होती है और उनकी स्टोरेज काफ़ी ज़्यादा होती है वो कौन सी होती है हमारे पास, मैग्नेटिक टेप। अब एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था इसी के रिगार्डिंग कि ऐसी कौन सी मेमोरी है जिसको हम एज अ बैकअप के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आपने याद रखना है कि जो भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो बैकअप के लिए किस मेमोरी को ज़्यादा यूज़ करती हैं, वो मैग्नेटिक टेप को यूज़ करती हैं। ठीक है, मैग्नेटिक क्या करती है, टेप को यूज़ करती है। वो इसको यूज़ क्यों करती हैं, फर्स्ट इसका कंडीशन है क्योंकि ये तो एक तो क्या है, चीप है, एक तो सबसे मतलब क्या है, मतलब कॉस्टली नहीं है ये ज़्यादा, और दूसरी क्या है ये कि इसमें जो एक तरीके से बैकअप होता है वो किससे कैसे स्टोर होता है, सीरियल की फॉर्म में। ठीक है, मतलब सीरियल का मतलब क्या होता है कि जैसे सपोज कर लेते हैं कोई XYZ डेट थी, ठीक है, मैंने इस तारीख को कोई डाटा जनरेट किया, तो उसके बाद मैंने क्या किया, इसके आगे मैंने क्या लगा दिया है, मतलब एक मान लेते हैं ये 12 तारीख का डाटा था और ये 13 तारीख का, तो मैंने 12 तारीख का बैकअप रख लिया, उसके बाद 13 तारीख का बैकअप आ गया। फिर मान लेते हैं कि मुझे इसी बैकअप को या फिर जो मैंने इसको सेव किया मुझे इसको फिर से एज इट इज़ वैसे ही देखना है। तो मैग्नेटिक टेप कैसे काम करती है, सबसे पहले वो 12 तारीख का डाटा देगी, उसके बाद हमें 13 तारीख का डाटा देगी, उसके बाद हमें 14 तारीख का डाटा देगी, मतलब ये क्या करेगी, सीरियल की फॉर्म में चलेगी। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि वो रैंडमली कुछ भी आपको दे देगी, जो भी वो बैकअप रखेगी चाहे वो आपको बैकअप रिट्रीव करके देगी, वो कैसे देगी, इन द फॉर्म ऑफ सीरियल। तो दो इंपॉर्टेंट चीज़ हैं जिनके बिहाफ पे क्या करते हैं हम, जो या फिर बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो क्या करती हैं, मैग्नेटिक टेप को एज अ बैकअप की, जब मतलब बैकअप होती है ना, जैसे हम बोलते हैं कि आप अपने कंप्यूटर का बैकअप रख लो, है ना, जैसे किसी भी फाइल का किसी भी चीज़ का अगर आप बैकअप रखते हो, तो वैसे जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है जैसे गूगल होता है, इनके जो अपने सर्वर्स होते हैं, इन सर्वर्स का भी अपना एक बैकअप होता है। तो वो बैकअप को उस टाइप की जो स्टोरेज होती है उसमें कर रखते हैं, वो मैग्नेटिक टेप में उसको रखते हैं। ठीक है, एक तो सस्ती है और साथ ही साथ वो क्या होती है, उनकी जो ड्यूरेशन होती है वो भी काफ़ी लंबी होती है, और साथ में जो है वो बैकअप की फैसिलिटी सीरियल प्रोवाइड करते हैं जिसकी हेल्प से इनको ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ओके, अब नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसी में ही कि एक तो जब हम भी क्या करते हैं, मतलब नीचे से ऊपर जाते हैं, तो एक तो सबसे पहले क्या होता है, कॉस्ट बढ़ती है, क्योंकि जो सबसे सस्ती कौन है, मैग्नेटिक टेप सबसे सस्ती है, और सबसे महंगे क्या आते हैं हमारे पास, रजिस्टर्स मेमोरी है, वो सबसे महंगे आते हैं। बेसिक इनकी स्टोरेज कम होती है पर इनकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से क्या होते हैं, ये कॉस्टली होते हैं। और अगर रजिस्टर की बात करें, रजिस्टर के बाद महंगी कौन सी होगी, कैशे मेमोरी, कैशे के बाद महंगी कौन सी मेमोरी होगी, हमारे पास रैम होती है। ओके, आजकल वैसे भी रैम की जो प्राइजेज हैं वो आजकल हाई चल रहे हैं ना, जैसे आप न्यूज़ वगैरह देख रहे हो। फिर उसके बाद जो हमारे पास USB फ्लैश मेमोरी, और उसके बाद हमारी मैग्नेटिक डिस्क और मैग्नेटिक जो हमारे पास हार्ड डिस्क है ना। तो ये सारी चीज़ें ऐसे करके चलती हैं। तो ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इनको आपने क्या करना है, नोट करके लिख लेना है, और जो कंसेप्ट मैंने बताया इन सभी को आपको एज इट इज़ अपने कॉपी पे नोट बना के लिख लेना है इनको, है ना। जैसे वही चीज़ दे रखी है एग्जाम्पल के लिए कि सबसे कम देखो कौन सा होता है, नैनो सेकंड सबसे कम टाइम होता है, रजिस्टर का एक्सेस टाइम सबसे ज़्यादा होता है, और मतलब एक तरीके से सबसे कम टाइम लेता है। उसके बाद हमारे पास कैशे होता है, कैशे 3 से 10 नैनो सेकंड लेता है। और इसका स्टोरेज भी देखो, क्योंकि सबसे पहले क्या होता है, सबसे छोटी यूनिट क्या होती है हमारे पास, बिट होती है। बिट से मिलकर हमारा बाइट बनता है ना, मतलब 8 बिट अगर हम मिला देते हैं तो बाइट बनता है। और बाइट के बाद हमारा क्या बनता है, बेसिकली हमारे पास केबी बनता है, और केबी के बाद हमारी एमबी बनता है। तो ऐसे करके हम क्या करते हैं, मेमोरी स्टोरेज भी पढ़ते हैं। तो उसी हिसाब से इसको यहाँ पे बाइफिकेट किया है, पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो मैंने यहाँ पे आपको समझा दिया है। आपने बस अभी के लिए यही चीज़ें याद रखनी है। हाँ ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन के साथ हमारे पास मल्टीपल जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे डिस्कस हो गए हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फ्लैश ड्राइव इज अ टाइप ऑफ। जो आपका फ्लैश ड्राइव होता है ये किसका टाइप होता है, इसके बारे में पूछा है। तो आपने याद रखना है, जो आपके फ्लैश ड्राइव्स होते हैं वो बेसिकली क्या होता है आपके पास, डब्ल्यू रोम। ठीक है, जो आपके फ्लैश ड्राइव्स होते हैं ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जो आपके फ्लैश ड्राइव होते हैं इसको, ये किसका टाइप होता है, ये डब्ल्यू रोम का टाइप होता है। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ना यूएसबी फ्लैश, जो आप पेन ड्राइव यूज़ करते हो ना तो उसको हम क्या बोलते हैं, यूएसबी फ्लैश ड्राइव बोलते हैं, है ना। इसी को हम क्या बोलते हैं, पेन ड्राइव बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में। तो पेन ड्राइव या फिर यूएसबी फ्लैश ड्राइव होती है, ये बेसिकली क्या होती है, एक फ्लैश मेमोरी की कैटेगरी होती है जो क्या यूज़ करती है, यूएसबी इंटरफेस का यूज़ करती है, जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं बेसिकली क्या करते हैं, डाटा वगैरह को स्टोर करते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और केवल यही चीज़ पूछी जाती है, यूएसबी फ्लैश ड्राइव जो होती है ये भी किस टाइप की है, या फिर यूएसबी किस टाइप का है, वो भी यूएसबी किस में आता है, फ्लैश ड्राइव में। ठीक है, तो चाहे यूएसबी है चाहे डब्ल्यू पी रोम है, ये
कौन सी कैटेगरीज के अंदर आते हैं, फ्लैश ड्राइव की कैटेगरी के अंदर आते हैं। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएम में, जिसको हम बोलते हैं डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है और कई बार ये पूछा जाता है कि डीएम में टेक्निक होती है उसको कहाँ पे यूज किया जाता है। तो वही चीज लिखी है डीएम में, जिसको हम बोलते हैं डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस इज अ टेक्निक वेयर द सीपीयू। तो देखो डीएम में एक्चुअल में होता क्या है, इसको बोलते हैं डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। इसका आप जो है नाम से आप समझ रहे हो कि हम क्या कर रहे हैं, किसी मेमोरी को डायरेक्टली एक्सेस कर रहे हैं। ये हम कहाँ यूज करते हैं, जैसे सपोज कर लेते हैं ये मेरा आ गया सीपीयू, ठीक है। अब सीपीयू क्या काम करता है, हमें पता है सीपीयू किसी भी इंफॉर्मेशन को लेकर आने का और भेजने का काम करता है। सपोज कर लेते हैं मैं कोई क्या कर रहा हूँ, मेरे पास कोई एक फाइल है, ठीक है। मान लीजिए सीपीयू अपना कुछ काम कर रहा है और ये मेरी आ गई मेमोरी, ओके। और ये मेरे पास आ गया डीएम में, जिसको हमने बोलिए डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, ठीक है। तो होता क्या है, इसको मैं थोड़ा ऐसे करके इलेबोरेट कर देता हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पे मान लेते हैं कि ये मेरा लगा दिया मैंने पेन ड्राइव, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि मेरे पास एक स्टोरेज थी, वहाँ पे बेसिकली क्या है, वहाँ पे मेरे पास 1 GB की कोई फाइल पड़ी है, मुझे उसको कहाँ डालना है, पेन ड्राइव के अंदर डालना है, ठीक है। जो मेरी 1 GB की फाइल है, इसको मुझे कहाँ डालना है, बेसिकली उसको मुझे डालना है मेरे पेन ड्राइव के अंदर। तो इसके लिए जो हमारे पास पहले का तरीका होता था, मतलब जो ओल्ड तरीका था, उसमें हम क्या करते थे, उसमें जो पेन ड्राइव था वो पेन ड्राइव रिक्वेस्ट भेजता था सीपीयू के पास, फिर सीपीयू वो मेमोरी से डाटा लेकर आता था, फिर उस डाटा को अपने पास प्रोसेस करता था और लास्ट में जाके पेन ड्राइव में सेव करता था। तो इससे क्या होता था सीपीयू को, क्योंकि सीपीयू को सिर्फ मेमोरी भेजने का या फिर ये करने का नहीं, इसके अलावा भी सीपीयू के पास बड़े अपने काम होते हैं, है ना। तो सीपीयू इससे क्या होता है, जब भी हम डाटा भेजते हैं तो इससे सीपीयू का टाइम क्या होता है, सीपीयू का टाइम क्या हो जाता है, इस टाइम पे वेस्ट हो जाता है। तो जो ये टाइम वेस्ट हो रहा था, इसकी वजह से जो हमारा कंप्यूटर था वो स्लो हो जा रहा था। तो इस चीज़ को कम करने के लिए हमने एक अलग से मैकेनिज्म बना दिया, जिसका नाम रखा हमने डीएम में, जिसको हम बोलते हैं डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। अब इसमें हम करते क्या है डीएमए में, यहाँ पे डीएमए कंट्रोल होता है जब भी कोई इन्फॉर्मेशन या फिर जैसे यही मेमोरी है, इस मेमोरी का अगर डाटा आपको शेयर करना है, इस टाइम पे आप क्या करते हैं, आप रिक्वेस्ट भेजते हैं सबसे पहले डीएमए के पास। सबसे पहला पॉइंट आता है डीएमए के पास रिक्वेस्ट आती है, डीएमए सीपीयू को बोलता है कि मुझे इन्फो मतलब मुझे क्या करो, मेमोरी का एक्सेस दे दो, जो भी मेमोरी है जहाँ से कोई डाटा लेकर आना है मुझे उसका एक्सेस दे दो। तो सीपीयू क्या करता है, इसको वो एक्सेस ग्रांट कर देता है। मतलब मैं बोलता हूँ कि मैं नहीं काम कर रहा हूँ, मेरे बिहाफ पे कोई एक्स पर्सन है, वो उस काम को करेगा। तो जैसे एक्स पर्सन कौन है, डीएमए। तो जैसे डीएमए को वो काम मैंने दे दिया, तो डीएमए क्या करेगा, जो भी फाइल है, जो भी फाइल है उसको यहाँ से उठाएगा डायरेक्टली और वो किसको भेज देगा, वो पेन ड्राइव को भेज देगा। और इस टाइम पे देखो सीपीयू अपना काम करता रहेगा। इससे हो क्या रहा है, सीपीयू की एक तो एफिशिएंसी बढ़ रही है, सीपीयू को मतलब सीपीयू क्या रह रहा है, सीपीयू अपना काम कर रहा है, सीपीयू क्या रह रहा है, आइडल रह रहा है, उसको कोई लेना देना नहीं है, कैसे कोई फाइल जा रही है, क्या कुछ हो रहा है ना। जो भी इंफॉर्मेशन यूजर को चाहिए वो उसको एज इट इज मिल रही है। तो सीपीयू आइडल रह रहा है, पर क्या कर रहा है बेसिकली डीएमए क्या काम कर रहा है इस टाइम पे, कि जो भी मेमोरी सेंड करनी है, चाहे कोई मेमोरी रिसीव करनी है, वो काम सारा सारा कौन कर रहा है, डीएमए कर रहा है। तो इससे आपको क्या लग रहा है, बता कि डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस क्या काम करती है, वो बेसिकली सीपीयू का जो है, जो वेस्टेज ऑफ टाइम है उसको रिड्यूस करने का काम करती है। तो वही है यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखो क्या राइट आंसर बन जाएगा। सीपीयू क्या रहता है, वो लिखा है डीएमए इज अ टेक्निक वेयर सीपीयू क्या रहता है, आइडल रहता है, मतलब वो अपना काम करता रहता है, उसको कोई भी लेना जाता है, इससे लेना देना नहीं है कि कोई डाटा आ रहा है कोई, या फिर कोई डाटा रिसीव हो रहा है या फिर कोई डाटा सेंड हो रहा है। एंड इट डज नॉट प्ले एनी रोल इन अ डाटा ट्रांसफर, और वो सीपीयू कोई भी रोल अपना प्ले नहीं करता है डाटा ट्रांसफर के लिए। वो मैंने आपको बता दिया क्यों नहीं करता है ना। तो यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा, डी हमारा राइट आंसर बन जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच अमंग द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट। तो इनमें से जो फास्टेस्ट है वो आपको बतानी है। तो देखो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सबसे फास्टेस्ट कौन सी हमारी कैशे मेमोरी है, ओके। अगर कैशे के अलावा रजिस्टर होता तो रजिस्टर राइट आंसर होता, पर यहाँ पे कैशे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ मेनली यूज फॉर कैशे मेमोरी। तो कैशे मेमोरी के लिए हम किसका यूज करते हैं, ये मैंने आपको पहले ही बताया था, हम किसका यूज करते हैं, एस रैम का यूज करते हैं। जो हमारे पास स्टैटिक रैम होती है, स्टैटिक रैम को ही बेसिकली हम क्या बोलते हैं, जो हमारी स्टैटिक रैम होती है, इससे ही हमारी कौन सी मेमोरी बनी होती है, कैशे मेमोरी बनी होती है। और डी रैम से कौन हमारी बनी होती है, जिसको हम नॉर्मली रैम बोलते हैं, वो हमारी कौन सी मेमोरी होती है, डी रैम होती है, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मेमोरी कैन नॉट बी एक्सेस्ड डायरेक्टली बाय द कंप्यूटर। तो ऐसी कौन सी मेमोरी है वो डायरेक्टली एक्सेस नहीं होती है, किसकी हेल्प से, बेसिकली कंप्यूटर से वो डायरेक्टली एक्सेस नहीं होती है। तो कौन सी होती है हमारे पास, मेमोरी कार्ड। देखिए मेमोरी कार्ड क्या होते हैं हमारे पास, एक्सटर्नल मेमोरी होती है,
ठीक है, जैसे आप अपने मोबाइल में भी लगाते हो ना, मोबाइल में क्या लगाते हो आप, एक छोटी सी एसएसडी चिप लगाते हो। तो जो ये छोटी सी एस 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 डी चिप होती है, तो एस टी चिप यही क्या होती है आपकी, मेमोरी कार्ड बोलते हैं उसको आप शॉर्ट में, है ना। तो ये क्या होती है, एक्सटर्नल मेमोरी होती है, जिसको क्या होता है कंप्यूटर डायरेक्टली एक्सेस नहीं करता है। बाकी सारी की सारी क्या होती हैं, रैम हो गया, कैशे हो गया, रोम हो गया, ये सीपीयू का मतलब जो हमारा कंप्यूटर के मदरबोर्ड के ऊपर ही उसकी अपनी इंटरनल मेमोरीज की कैटेगरी के अंडर आती हैं ये सारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हार्ड डिस्क, सीडी, पेन ड्राइव आर द एग्जांपल ऑफ। तो ये सारे किसके एग्जांपल आते हैं उसके बारे में पूछा है। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको बताना है कि किस कैटेगरी के अंडर आते हैं, चाहे वो हार्ड डिस्क है, चाहे सीडी है, चाहे वो पेन ड्राइव है, ये सारी सारी किस में आते हैं बेसिकली। ये आपके पास ये बेसिकली आपकी कौन सी मेमोरीज आती हैं, आपकी सेकेंडरी मेमोरीज आती है, क्योंकि ये सारी क्या कौन सी मेमोरी होती हैं, परमानेंट स्टोरेज वाली मेमोरी होती है ना। तो इजी है, ये भी अपनी चीज अपनी कॉपी पे क्या करना है, इसको भी नोट करके लिख लेना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी। ठीक है, सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी कौन सी होती है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक टेप यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही ये चीज़ बता दी थी। मैग्नेटिक टेप क्या होती है, बेसिकली वो क्या करती है, डाटा को सीक्वेंस की फॉर्म में लेकर चलती है। जैसे मैंने वही एग्जांपल दिया था, जैसे 12 तारीख का कोई डाटा है, उसके बाद 13 तारीख का कोई डाटा होगा, उसके बाद 14 तारीख का कोई डाटा होगा, और जब भी मेमोरी एक्सेस हो रही होगी वो इस फॉर्मेट में होगी, मतलब एक सीक्वेंस में चलेगी कि पहले एक आएगा, फिर दो आएगा, फिर तीन आएगा। और जो दूसरी कौन सी होती है, रैंडम। अब रैंडम में क्या है, फॉर एग्जांपल मुझे 14 तारीख का डाटा चाहिए, तो मैं सीधा 14 पे चला जाऊंगा, मुझे 12 और 13 पे जाने की जरूरत नहीं है। तो जो इस टाइम का मैकेनिज्म होता है वो रैंडम होता है। और सीक्वेंस में क्या होता है कि मुझे अगर 14 पे जाना है तो उसके लिए मुझे फर्स्ट पे जाना पड़ेगा, सेकंड पे जाना पड़ेगा, तब जाके मुझे थर्ड पे कौन सा मिलेगा, 14 तारीख का डाटा मिलेगा। तो जो सीक्वेंस एक्सेस मेमोरी है वो कौन सी है, यहाँ पे हमारी मैग्नेटिक टेप यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। फिर हमारे पास नेक्स्ट है सी डी आर डब्ल्यू डिस्क। ठीक है, जो सी डी आर डब्ल्यू डिस्क होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सी डी रीड राइट बोलते हैं बेसिकली, है ना। तो ये किस टाइप की कैटेगरी में आता है वो चीज़ पूछी है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमारा राइट आंसर क्या बन जाएगा यहाँ पे, कि जो सी डी होती है बेसिकली, तो यहाँ पे हैज़ अ फास्टेस्ट एक्सेस टाइम देन इंटरनल डिस्क, इज अ फॉर्म ऑफ ऑप्टिकल डिस्क रिटन वंस, होल्ड लेस डाटा देन फ्लॉपी डिस्क एंड कैन बी इरेज्ड एंड रीड। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर क्या बन जाएगा, डी हमारा राइट आंसर बन जाएगा, क्योंकि इसका मतलब ही क्या है, री राइट करना, कि इसको हम इरेज भी कर सकते हैं और उसमें डाटा दोबारा से भी राइट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं ये हमारे पास एक सीडी है, इस सीडी के ऊपर कोई इन्फॉर्मेशन लिखी है, एक दो तीन चार पाँच करके, तो मैं क्या करता हूँ, इसको इसके जो इसका जो पुराना डाटा है उसको डिलीट करके इसके ऊपर फिर से क्या कर सकता हूँ, कोई अपनी नई इन्फॉर्मेशन लिख सकता हूँ। ठीक है, इसके ऊपर मैं अपनी फिर से इन्फॉर्मेशन कोई एक दो तीन चार पाँच से कुछ भी ऐसे करके लिख सकता हूँ। तो इस टाइप की जो सीडी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, सी डी आर डब्ल्यू। ठीक है, कि इसको इसके आप इसके ऊपर आप रीड भी कर सकते हो और राइट भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, आपने इसको नोट करके लिख लेना अपनी कॉपी पे। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, विच ऑफ द फ्लोइंग यूजुअली पोजेस मैक्सिमम स्टोरेज। तो मैक्सिमम स्टोरेज कौन सी होगी, जो सबसे लास्ट में होगा, तो सबसे लास्ट में कौन सा बताया था मेमोरी हियरार्की में मैंने। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखो यहाँ पे कौन सा बन जाएगा हमारे पास, हार्ड ड्राइव यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो बी यहाँ पे सिंपल हमारा राइट आंसर बन जाएगा, कि इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो एज कम्पेयर टू अदर क्या है, यहाँ पे सबसे ज्यादा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द सर्कुलर डिस्क दैट मेक्स अब हार्ड ड्राइव इज कॉल्ड। ठीक है, जो सर्कुलर डिस्क होती है ना हार्ड डिस्क के अंदर, उसको बेसिकली क्या बोलते हैं उसके बारे में पूछा है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है और इसको आपने याद रखना है, क्या बोलते हैं हम इसको, इसको हम बोलते हैं बेसिकली, जो हमारे पास जो एक्चुअल में जो हमारी हार्ड डिस्क होती है, आप इसको देखते हो हार्ड डिस्क को, वो कुछ इस टाइप की होती है। तो जब आप हार्ड डिस्क को अंदर से देखते हो तो उस हार्ड डिस्क के अंदर ऐसे करके क्या होती है, एक उसके सिलेंड्रिकल फॉर्म में क्या होती है, उसकी अपनी एक पता है, ऐसे करके जो हार्ड डिस्क होती है उसके अंदर क्या होती है, ऐसे सेट ऑफ क्या होती हैं, अपनी प्लेट्स होती हैं। ठीक है, सर्कुलर क्या होती है, बेसिकली प्लेट्स होती हैं, उसी के बारे में यहाँ पे पूछा था। ठीक है, तो इजी है यहाँ पे भी, यहाँ पे मैंने बता ही दिया क्या होता है इसका राइट आंसर। ठीक है, ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है, इसको हम क्या बोलते हैं बेसिकली, प्लोटर्स बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअल में आपकी हार्ड डिस्क कुछ इस तरीके से अगर आप देखोगे तो आपको हार्ड डिस्क ऐसी दिखेगी। तो जैसे अगर आप इसको ओपन करोगे तो आप देखोगे आपकी हार्ड डिस्क के अंदर अपनी कुछ ऐसी प्लेट्स करके होती हैं, सर्कुलर प्लेट्स होती हैं, या फिर इसी को प्लोटर्स बोलते हैं टेक्निकल टर्म में।
ओके, तो यहाँ पे ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसको आपने याद करके लिख लेना है अपनी कॉपी पे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हमारे पास, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ फुल फॉर्म ऑफ डीवीडी। ठीक है, तो डीवीडी की फुल फॉर्म यहाँ पे पूछी है। ओके, तो डीवीडी की फुल फॉर्म क्या होती है हमारे पास, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, है ना। तो यहाँ पे हमारा बी हमारा राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, इसके अलावा सीडी की पूछ ली जाती है ये बात, तो सीडी को हम क्या बोलते हैं, कॉम्पैक्ट डिस्क बोलते हैं। तो दोनों इंपॉर्टेंट है, इनको आपको आपको ये करना है, इन दोनों को लिख लेना है। ठीक है, इसके अलावा जो हमारे पास इम्पोर्टेंट है, केवल एक चीज़ ये पूछी जाती है एग्जाम में कि जो आपकी डीवीडी थी वो किस कंपनी के द्वारा बनाई गई थी। तो डीवीडी आपने याद रखना है, जो हमारी सोनी कंपनी है ना, तो सोनी कंपनी के द्वारा जो हमारे पास जो डीवीडी थी वो बनाई गई थी। मतलब एक्चुअल में था क्या, एक सोनी कंपनी थी, इसके अलावा जो हमारे पास एक पैनासोनिक की कंपनी आती है, और इसके अलावा एक और कंपनी है जो काफ़ी फेमस है, सैमसंग। ठीक है, इन एक्चुअल में इन तीनों ने कोलैबोरेशन किया था। कोलैबोरेशन के दौरान इन्होंने एक बोला था कि हम एक अपनी मेमोरी बनाएंगे, क्योंकि सीडी तो पहले आ चुकी थी, तो सीडी का एक इनहांस वर्जन उनको बनाना था। तो उन्होंने आपस में मिलकर एक मेमोरी बनाई, ऑप्टिकल मेमोरी बनाई, जिसको हम बोलते हैं डीवीडी। ठीक है, ये भी चीज़ आप नोट कर लेना, ये भी किस टाइप की मेमोरी होती है हमारे पास, ऑप्टिकल स्टोरेज होता है ये हमारे पास। फिर यहाँ पे एक तो ये चीज़ है डीवीडी की इम्पोर्टेंट, की कंपनी कौन कौन सी थी, ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया है। और केवल ईयर पूछ लिया जाए तो आपने याद रखना है 1995 में ये आई थी, जो हमारी डीवीडी थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच ऑफ द फ्लोइंग ऑप्टिकल स्टोरेज फॉर्मेट हैज बीन डेवलप्ड टू इनेबल रिकॉर्डिंग, री राइटिंग, प्लेबैक, हाई डेफिनेशन वीडियो। ठीक है, तो हाई डेफिनेशन वीडियो के लिए कौन सी जो एक तरीके से वो बनाई गई थी, डिस्क बनाई गई थी, तो वो कौन सी आती है, ब्लू रे डिस्क। ठीक है, जो आप देखते हो ना, जो आपकी बड़ी बड़ी सिनेमा हॉल्स में जो आप मूवीज वगैरह देखते हो, है ना, तो उन मूवीज को प्रोजेक्ट करने के लिए जो एक डिस्क बनाई गई थी कंपनी के द्वारा, जिसमें क्या होता है, जिसमें आप जो हाई डेफिनेशन की हाई डेफिनेशन होती है, जिसमें मान लेते हैं 20 GB 30 GB इतनी इतनी बड़ी जीबी की जो मूवीज होती हैं वो वहाँ पे प्लेस की जाती हैं। तो उनको दिखाने के लिए किस टाइप की डिस्क का यूज़ किया जाता था, ब्लू रे डिस्क। तो कई बार आप देखते भी हो, कई बार आप मूवीज वगैरह देखते हो तो वहाँ पे लिखा भी होता है कि आप ब्लू रे डिस्क की मूवी क्या कर रहे हो, परचेज कर रहे हो, है ना। क्योंकि ब्लू रे डिस्क होता है क्या है, वो हाई डेफिनेशन वीडियोस होती हैं, वो वहाँ पे स्टोर करी जाती हैं। तो इम्पोर्टेंट है, और ये आपके क्या करना है बेसिकली, अपने कॉपी पे नोट करके लिख लेना है इसको। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ पोर्टेबल यूएसबी फ्लैश। ठीक है, यहाँ पे देखो पोर्टेबल बोला है, साथ में बोला है यूएसबी फ्लैश मेमोरी डिवाइस दैट कैन बी यूज टू ट्रांसफर डाटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। मतलब आपको एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के ऊपर अगर कोई डाटा वगैरह भेजना है, तो उसके लिए आप किस यूएसबी फ्लैश ड्राइव का आप यूज़ करते हो, उसके बारे में पूछा। तो आप किसका यूज़ करते हो, आपको सभी को पता है, आप डेली लाइफ में यूज़ करते हो, किसका यूज़ करते हो, आप पेन ड्राइव का यूज़ करते हो। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी, है ना, ईजी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, हाउ मेनी निबल्स आर इन देयर 2 MB। कि 2 MB में इसने बोला है कि कितने आपके पास क्या होते हैं, निबल्स होते हैं। ठीक है, तो ये कितने अप्रोक्सीमेट बन जाते हैं, ये आपके बनते हैं 2⁻22। अब एक्चुअल में बनते कैसे हैं, तो आपको एक थ्योरेटिकल में बता देता हूँ कि जो हमारा 1 बाइट होता है, ठीक है, तो 1 बाइट, या फिर इसको आपको और बेसिक से समझा देता हूँ। हाँ, बताइए बिट क्या होता है। बिट मतलब कोई एक सिंगल इंफॉर्मेशन। ठीक है, बिट का मतलब होता है 1, और 1 का मतलब है इस 1 से हम कितनी वैल्यू रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या तो हम उसमें 0 बता सकते हैं, या तो हम 1 बता सकते हैं। तो बिट का मतलब होता है कोई एक इन्फॉर्मेशन, चाहे वो 0 है चाहे वो 1 है। और अगर हम 8 बिट्स को कंबाइन कर दें तो वो कितना बन जाता है हमारे पास, 1 बाइट बन जाता है। तो आप ऐसे समझ लो कि बिट अगर एक बॉक्स है तो बाइट क्या बन जाएगा, ये अगर हमारे पास बिट है तो बाइट क्या बन जाएगा, बाइट हमारा बन जाएगा, ऐसे हम मैंने 8 बॉक्सेस प्लेस कर दिए, 3 4 5 6 7 और 8। तो 8 बॉक्सेस से मिलकर हमारा क्या बन गया, 1 बाइट बन गया, है ना। तो 1 बिट हमारे पास एक बॉक्स, और 1 बाइट हमारे पास कितने बन गए, 8 बिट्स बन गए। ठीक है, 8 बिट से हमारा क्या बन गया, 1 बाइट बन गया। ओके, अब ये यहाँ पे देखो, जब अब यहाँ पे एक और चीज है, निब्बल। निब्बल क्या होती है, निब्बल को हम बोलते हैं हाफ, इसको हम बोलते हैं हाफ बाइट। अब हाफ बाइट क्या होगा, अगर आपके पास बाइट कितना है, 8 बिट्स का है, तो अगर 8 का अगर हाफ कर दोगे तो कितना बन जाता है, वो 4 बन जाता है। तो हम बोल सकते हैं कि हमारे पास 1 निब्बल है, वो किसके बराबर आता है, हमारे पास 4 बिट्स के बराबर आता है। तो वही चीज़ है, जब कोई चीज़ 4 बिट्स में आ रही है, तो 4 बिट्स मतलब 1 बाइट, एक बाइट में कितने निब्बल होंगे,
ठीक है, एक बाइट में हमारे पास कितने निबल हो जाएंगे, 2 निबल, क्योंकि 1 निबल कितने का होता है, हमारे पास 4 बिट का होता है। तो जो एक तरीके से हमारे पास 1 बाइट में कितने निबल आ जाएंगे, 2 निबल आ जाएंगे। ओके, फिर यही चीज़ अगर आप एक्सपैंड करते हो कि जो आपके पास 1 KB होता है, तो हमारे पास 1 KB कितना का होता है, वो होता है हमारे पास 1024 बाइट का। एक चीज़ आपने याद रखनी, जो हमारे पास 1 किलोबाइट होता है वो एक्चुअल में कितना होता है, 1024 बाइट का होता है। ठीक है, मतलब वही चीज़ है कि जो आप, क्योंकि आप मेमोरी हिरार्की पढ़ते हो, पहले बिट पढ़ते हो फिर बाइट पढ़ते हो, उसके अलावा आपके हम पढ़ते हैं 1 KB। 1 KB में कितने हैं, मतलब पहले क्या, पहले पढ़ा आपने बिट पढ़ा, बिट के बाद आपने बाइट समझा, बाइट के बाद कौन सी मेमोरी आती है, KB आती है। तो जब आप 1024 बाइट को इकट्ठा रिप्रेजेंट करते हो तो वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करने का काम आता है, 1 KB को। ठीक है, तो वही चीज़ है कि जो 1 KB है उसमें इतने हमारे पास क्या होते हैं, बाइट होते हैं। और अगर मैं इसी को बोलूँ 1024 हमारे पास बाइट है, ये कितने निबल हो जाएंगे, तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो ब्रेक आप कैसे कर सकते हो, 2 raised to power 10। ओके, इसके अलावा 2 raised to power 10 को क्या करो, बेसिकली आप 2 से क्या करो, फर्दर मल्टीप्लाई करके कितना बन जाएगा हमारे पास, 2 raised to power 11 हमारे पास निबल बन जाएंगे। ठीक है, अब ये तो इजीली आप समझ पा रहे हो क्या हुआ, बेसिकली हमने कुछ नहीं किया, हमने क्या किया, पहले तो इसको जो बाइट था दैट 1024 था, इसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, बेसिकली किस में कन्वर्ट किया, इसमें हमें इसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, 2 raised to power 10, क्योंकि पता है अगर 2 को अगर आप 10 टाइम मल्टीप्लाई करोगे, है ना, इसको मैं ऐसे ही बता देता हूँ, अगर 2 को आप क्या करोगे, 10 टाइम मल्टीप्लाई करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो ये किसके बराबर होगा, ये आपके 1024 के बराबर होगा। और यहाँ पे 2 मैंने क्यों लिखा, क्योंकि हमने पता है बाइट है, एक बाइट में कितने निब्बल होते हैं, मैंने यहाँ पे बताया ऊपर आपको, 1 बाइट में कितने निब्बल होते हैं हमारे पास, 2 निब्बल होते हैं। एक बाइट में हमारे पास कितने निब्बल होते हैं, 2 निब्बल होते हैं। तो बाइट में कितने निब्बल आ गए हमारे पास, 2, और 1024 को भी मैंने किस में रिप्रेजेंट कर दिया, उसके एक्सपोनेंशियल वैल्यू, मतलब 2 raised to power मैंने क्या कर दिया, उसको रिप्रेजेंट कर दिया। और मैथ्स में हम बेसिकली ये चीज़ पढ़ते हैं, जब भी दोनों का बेस बराबर होता है तो उनकी जो पावर्स होती हैं वो सम हो जाती हैं। तो यहाँ पे पावर कितनी है, इसकी पावर 10 है और इसकी पावर 1 है, तो ये कितना बन जाता है, 2 raised to power 11 हमारे पास निब्बल बन जाता है। पर इसने किसका पूछा था, इसने पूछा था 2 मेगाबाइट का। तो 2 मेगाबाइट में क्या हो जाएगा, एक 2 एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा वहाँ पे, मतलब होगा क्या, बेसिकली 2 MB में, तो यहाँ पे अगर इसको हम और इलेबोरेट कर दें तो 2 MB मतलब KB के बाद हमारे पास MB आता है, तो इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा, 2 × 2 raised to power, क्योंकि ये बड़ा कॉम्प्लेक्स चला गया, पर इसको आप ऐसे समझ लो इजीली, तो ये कितना बन जाएगा आपके पास, ये आपके पास बन जाएगा 2 raised to power 11 मल्टीप्लाई 2, वो कितना बन जाता है, 2 raised to power 22 निब्बल। ठीक है, तो ये एक्चुअल में क्या है, एक पूरी की पूरी कैलकुलेशन है, इतना डीप में जाने के इतने, और इतना अगर क्वेश्चन आए भी तो बस आप इतना याद रख लेना कि 2 MB में कितना होता है हमारे पास, 2 raised to power 22 हमारे पास क्या होते हैं, निब्बल्स होते हैं। ठीक है, बाकी ये जो मैंने इतना यहाँ तक जो स्टेप समझाया, ठीक है, यहाँ तक जो ये स्टेप समझाया, इसको आपने क्या करना है, फिर से देखना है, समझना है इस चीज़ को, क्योंकि सबसे पहले हमारे पास बिट आता है, बिट के बाद हमारे पास बाइट आता है, बाइट के बाद हमारे पास क्या बनता है, KB बनता है, और KB के बाद हमारा क्या बनता है, बेसिकली MB बनता है। तो 1 MB किसके बराबर होगा, 1024 KB के बराबर। ठीक है, तो यही चीज़ आप समझ के आगे इसको क्या कर सकते हो, इलेबोरेट करके सॉल्व कर सकते हो। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग यूनिट इन अ मेजरमेंट। ठीक है, अब वही चीज़ यहाँ पे पूछी गई है कि आपको इनको अरेंज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हाईएस्ट लोएस्ट टू हाईएस्ट, कि सबसे जो लोएस्ट है और सबसे हाईएस्ट है उसके बिहाफ पे आपको क्या करना है, इनको अरेंज करना है। ठीक है, तो ईजी है, इसको आप कर लोगे ईजिली, है ना। तो इसको मैं एज अ होमवर्क, ठीक है, ये आपका क्या रहेगा, ये आपका होमवर्क रहेगा, आपने मुझे बताना है कि सबसे छोटी से बड़ी कौन सी है, इसको आप सर्च करना, चाहे गूगल पे सर्च कर लेना। इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं है, पर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये आपका होमवर्क रहेगा, क्वेश्चन नंबर 41। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 1024 टेराबाइट इज इक्वल टू, तो 1024 टेराबाइट होता है वो किसके बराबर होता है, उसके बारे में यहाँ पे पूछा है। ठीक है, तो आपने याद रखना है, जो हमारे पास 1024 टेराबाइट होता है वो बेसिकली क्या होता है, 1 पेटाबाइट के बराबर होता है। अब ये होता क्यों है, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको क्या चीज़ बताई, ये आप नोट करके लिख लेना। चलो, 1 बिट क्या होता है हमारे पास, या तो हम बिन 1 बिट से क्या करते हैं, या तो 0 या तो 1 को, और 4 बिट से हमारा क्या बनता है, एक निब्बल,
और वही हमारे पास 8 बिट्स हैं, तो 8 बिट्स से हमारा क्या बनता है, 1 बाइट बनता है। और 1024 अगर हमारे पास क्या बनते हैं, बाइट्स होते हैं, तो उससे हमारा क्या बनता है, 1 केबी बनता है, जिसको हम किलोबाइट बोलते हैं। और 1024 अगर हमारे पास केबी होता है, तो उससे हमारा क्या बनता है, 1 एमबी बनता है। और 1024 अगर हमारे पास एमबी है, तो उससे हमारा क्या बनता है, 1 जीबी। जो आप बोलते हैं ना मेरे पास 1 जीबी का इंटरनेट है, तो 1 जीबी मतलब आप कितना इंटरनेट कंज्यूम करते हो, आप 1024 एमबी है वो उसको डेली का यूज़ करते हो। ठीक है, अगर वैसे ही 1024 जीबी हुआ तो कितना होता है वो हमारे पास, 1 टेराबाइट होता है, जिसको हम टीबी बोलते हैं। और उसके बाद वैसे ही अगर 1024 हमारे पास टेराबाइट है, तो वो किसके बराबर होता है हमारे पास, 1 पीबी, जिसको 1 पेटाबाइट बोलता है, जो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया था। इसके आगे भी होता है, वैसे लिखना हो तो लिख सकते हो आप। 1024 पेटाबाइट किसके बराबर होता है, ये हमारे पास होता है योटाबाइट के, 1 ईबी के बराबर होता है ये हमारे पास। और 1024 ईबी ये हमारा किसके बराबर होता है, ये हमारे पास 1 जोटाबाइट के बराबर होता है। ठीक है, और लास्ट 1024 जोटाबाइट ये हमारे पास किसके बराबर होता है, 1 योटाबाइट के बराबर होता है। ठीक है, जोटाबाइट हमारा 1 योटाबाइट के बराबर होता है। तो ये हमारे पास पूरी इंफॉर्मेशन है इसके रिगार्डिंग कि कैसे कैसे मेमोरी का साइज वो बढ़ता है। ठीक है, कहाँ हमने बिट से स्टार्ट किया और कहाँ हम योटाबाइट तक जाते हैं लास्ट में। तो कई बार ये चीज़ पूछ ली जाती है कि आप बताओ इनमें से जो सबसे, जो एक तरीके से लार्जेस्ट मेमोरी कौन सी है, तो आप वहाँ पे टिक करते हो 10, मतलब 1024 जोटाबाइट, या फिर इसको इसी को हम क्या बोलते हैं, 1 योटाबाइट हम बोलते हैं। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज द लार्जेस्ट साइज। तो लार्जेस्ट साइज देखो यहाँ पे मैंने बताई थी, चलो ये भी आपका होमवर्क रहेगा, आपने इसको देख के बताना है कि इसका राइट आंसर क्या रहेगा। ठीक है, आपने मुझे इसका राइट आंसर बताना है, इसका राइट आंसर क्या रहेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द सेट ऑफ 8 बिट। 8 बिट को हम क्या बोलते हैं, इजी है, क्या बोलते हैं उसको, बाइट बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 1 जीबी। तो 1 जीबी में कितनी है हमारे पास, क्योंकि अगर 1 जीबी को अगर आप इवेल्युएट करोगे, उसके बारे में पूछे तो 1 जीबी मैंने वैसे आपको बता ही दिया था हम कैसे इवेल्युएट करते हैं इसको। तो इसको क्या करना, आप एज इसको होमवर्क रख लोगे इसको। ठीक है, नहीं लगेगा पता तो आप नीचे नीचे कमेंट कर देना, मैं इसको बता दूंगा 1 जीबी को हम क्या बोलते हैं, इसको कैसे इवेल्युएट करते हैं। अगर नहीं है तो चलो मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि हमने क्या पढ़ा था। 1 जीबी क्या होता है हमारे पास, 1024 MB होता है। ओके, और 1024 MB को हम एक्चुअल में अगर मुझे रिप्रेजेंट करना हो तो हम क्या बोलते हैं, 1024 को अगर मुझे आगे छोटे पार्ट में तोड़ना हो तो हम बोल सकते हैं 1024, और MB को मैंने फिर से तोड़ दिया, इसको मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, बेसिकली केबी में कन्वर्ट कर दिया। ओके, 1024 केबी, और केबी को अगर मैं फिर फर्दर क्या करूँ, इस केबी को भी मैं क्या करूँ, 1024 मल्टीप्लाई, इस केबी को भी मैं तोड़ दूँ तो ये कितना बन जाएगा, 1024 बाइट बन जाएगा, है ना। तो ये चीज़ पूछी थी कि 1 जीबी, क्योंकि यहाँ पे आंसर ही बाइट्स में दे रखा है तो इससे आगे हमें जाने की जरूरत नहीं है। तो देखो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 2 रेज़ टू पावर 10, ये भी कितना बन जाएगा 2 रेज़ टू पावर 10, और ये भी कितना बन जाएगा 2 रेज़ टू पावर 10, और लास्ट में जो इसकी यूनिट है वो तो वैसे रहेगी, बाइट्स वैसे रहेगी। और वही चीज़ जो मैंने आपको बताई, जब पावर मतलब जो बेस जब सेम होता है सभी का, क्योंकि यहाँ पे बेस कितना है 2 है, तो ऊपर की जो भी पावर्स होती है वो प्लस हो जाती हैं। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 2 रेज़ टू पावर 30 बाइट्स। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमारा कौन सा राइट बन जाएगा, यहाँ पे टी हमारा राइट आंसर बन जाएगा, 2 रेज़ टू पावर 30। ठीक है, ऐसे करके हम क्या करते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यूज को सॉल्व करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी निब्बल्स आर इन 1 KB। ठीक है, 1 KB में हमारे पास कितनी निब्बल्स होती हैं उसके बारे में पूछा है। ठीक है, इसको आप ट्राई करना। ठीक है, मैं नहीं होगा तो मैं आपको बता दूंगा कि कैसे इसको हम इवेल्युएट करेंगे, है ना। तो इसको आप क्या करना है, इसको आप होमवर्क रखो, इसको आप ट्राई करना कि एक कितने निब्बल्स होंगे, है ना। निब्बल्स क्या होता है, निब्बल मैंने बता दिया, हाफ बाइट होता है निब्बल। हाफ बाइट मतलब इसमें कितने होंगे, 4 बिट्स होंगे, और 4 बिट्स को हम क्या बोलते हैं, निब्बल बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ आपने याद रखनी है, चाहे हाफ बाइट बोल रहा हो चाहे 4 बिट बोल रहा हो, वो उसका मतलब क्या होता है, निब्बल ही होता है। तो कितने निब्बल्स होंगे हमारे पास, एक, ठीक है, 1024 बाइट्स, ठीक है, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं बेसिकली 1 KB। तो 1 KB में आपने बताना है कितने हमारे पास निब्बल कितने होते हैं।
कि कितने 4 बिट्स आते हैं उसमें, ये आपने मुझे बताना है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस यहाँ पे राइट आंसर होगा एक, तो वो आपने मुझे यहाँ पे बताना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 GB इज इक्वल टू, ठीक है, तो 1 GB अप्रोक्सीमेट पूछा है, तो और ये किस में चले गए हैं, आगे बाइट्स में चले गए हैं। तो इसको इन्होंने क्या किया, बेसिकली उसमें कन्वर्ट कर दिया इस चीज़ को। ठीक है, तो इसको सिंपली आप ऐसे याद रख लेना कि जो हमारे पास ये नियरली अबाउट आपका आएगा, और इसको हम इन नियर अबाउट निकालेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 10 आपका नियर अबाउट, एक से मुझे कैलकुलेट करने दो जरा इसको, ये आपका बन जाएगा नियर अबाउट। ठीक है, इसको नियर, इसको मैं कैलकुलेट करके चलो आपको कमेंट कर दूंगा पेन, इसके अलावा वैसे तो नियर अबाउट मेरे इस हिसाब से ये बन जाएगा 10⁻⁹ है ना। बाकी नहीं है तो इसको मैं क्या करूँगा, कैलकुलेट करके आपको बता दूंगा कितना बनेगा ये। ठीक है, इंपॉर्टेंट कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन है सीधे एग्जाम में ऐसे ही पूछे जाते हैं कि आप इसको बताओ कि कितने वो आएंगे, कितने वो आएंगे, है ना। तो ये अप्रोक्सीमेट कितना बन जाएगा आपके पास 10⁻⁹, क्योंकि अगर हम ऐसे ही इसको इवेल्युएट कर लें कि हमारे पास 1 MB होता है, ये 1024 बाइट के बराबर होता है। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेट कितना होती है, क्योंकि 10 को अगर हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तभी 1000 आएगा, है ना। अप्रोक्सीमेट हम बोल सकते हैं कि 10 को अगर 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमारे पास कितना आएगा, 1000 आएगा। ओके, तो यही चीज़ अगर हम इसको आगे और इवेल्युएट करके करें तो कितना बन जाएगा ये हमारा, तो वन, तो जैसे हमारे पास 1 MB आता है, 1024 बाइट को भी हम आगे तोड़ दें 1024 में, तो जैसे हमने बाइट को तोड़ दिया तो 1024 हो गया ये हमारे पास। और अगर फिर से हमने इसको तोड़ दिया, क्योंकि यहाँ पे GB लिखा था, गीगाबाइट लिखा था, तो इसको हमें फर्दर तोड़ना पड़ेगा। तो फर्दर तोड़ने के बाद हमारे पास ये कितना बन जाएगा 1024, तो ये हमारे पास नियर अबाउट हाँ वही आएगा 10⁻⁹। तो यहाँ पे सी हमारा राइट आंसर बन जाएगा, क्योंकि हमने एक चीज़ पढ़ी थी 1 GB में क्या होता है 1024 मल्टीप्लाई बाई 1024 मल्टीप्लाई 1024, ये हमने ऊपर भी अभी किया है सॉल्व इस चीज़ को। तो ये नियर अबाउट कितना बन जाएगा 10⁻3, 10⁻3 और 10⁻3, तो टोटल कितना बन जाएगा 10⁻9। तो यहाँ पे सी हमारा राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, ऐसे करके, क्योंकि इन सभी चीज़ों के बारे में सोचना पड़ता है, क्योंकि सारा मेमोरी का कंसेप्ट होता है, तो इनको हम कैसे सोचते हैं, क्या करते हैं, ये हायर क्लासेस में पढ़ाया जाता है, पर कई बार एग्जाम में ये चीज़ें पूछी जाती हैं, तो आपको ऐसे करके इनको सॉल्व करना होता है। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है CD-ROM कैन स्टोर, कि जो हमारे पास CD-ROM होते हैं वो एक्चुअल में कितनी मेमोरी स्टोर करते हैं, तो आपने याद रखना है 700 MB, क्योंकि ये जनरल क्वेश्चन है, ये काफ़ी बार एग्जाम में ऐसे ही पूछा गया है। तो आपने याद रखना है जो हमारे पास CD-ROM होते हैं वो अप्रोक्सीमेट या फिर नियर अबाउट कितनी मेमोरी स्टोर करते हैं, 700 MB वो स्टोर करते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू 1 KB, तो 1 KB के बराबर क्या होता है वही पूछा है यहाँ पे, तो 1 KB कितना होता है, तो ये आपने, चलो ये भी आपने क्या करना है मुझे कमेंट करके बताना है कि 1 KB किसके बराबर होता है। ठीक है, तो अगर नहीं आपको सॉल्व होगा तो ये मैं से बता देता हूँ उसका राइट आंसर कितना होगा, 8192 बिट्स होगा। ठीक है, क्योंकि हमने एक चीज़ क्या पढ़ी है 1 KB किसके बराबर होता है 1024 बाइट के, क्योंकि यहाँ पे आपको ऑप्शन नहीं दे रखा था तो आप कंफ्यूज हो जाते। पर हम, मैंने क्या एक चीज़ बताई थी कि हमारे पास बाइट क्या होते हैं, बेसिकली बाइट हमारे पास 8 बिट होते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो आइट एक ऑप्शन बिट्स में भी दे रखा था, तो आप ऐसे कर सकते हो बाइट को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, आप बिट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। तो जब आप 1024 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 32 3 16 7 19 9 और 10, ठीक है, तो ये नियर अबाउट इतना ही आएगा, है ना, ये आएगा इसका राइट आंसर आएगा। इसी, ठीक है, इसका आप कैलकुलेट भी कर सकते हो इससे। तो बस वही चीज़ है, बस कुछ नहीं है, एग्जामिनर ने क्या किया बस घुमा के क्वेश्चन पूछा, उसने सीधा नहीं पूछा 1 KB 1024 बाइट के बराबर होता है, उसने क्या कर दिया बेसिकली उसको फर्दर और टुकड़ों में, क्योंकि हमें पता है बाइट्स किसके बराबर होता है, बाइट्स को हम क्या बोलते हैं बेसिकली 8 बिट्स के बराबर होता है, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन भी किस में दे रखे थे, बिट्स में दे रखे थे, तो यहाँ पे एक बिट्स यहाँ पे राइट आंसर बन जाता है यहाँ पे। ठीक है, ये बाकी तो कोई बन नहीं रहा था, तो क्योंकि यहाँ पे अगर इसको मल्टीप्लाई करके ऐसे कर फैक्टर निकालते इसके, तो यहाँ पे हमारे पास ऐसे करके वो निकल जाता। ठीक है, मतलब थोड़ा बेसिक मैथ है, आपको इन चीज़ों को समझना पड़ेगा कि आप किसी सॉल्यूशन तक कैसे आप पहुँचते हैं। फिर नेक्स्ट वही है कन्वर्जन का ही है। ठीक है, आप सभी परेशान हो गए होंगे कि इतना कन्वर्जन के क्वेश्चंस हैं। तो हाउ मेनी बाइट्स इन 32 KB, एक्चुअल में जो हायर जो क्लासेस होती हैं वहाँ पे ये सारी चीज़ें आती हैं कि आप कैसे कन्वर्ट करते हो, क्या कन्वर्जन फैक्टर आप यूज़ करते हो, कि होता कुछ नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि आप कैसे किसी मेमोरी से
डील कर रहे हो आप और उस मेमोरी को आप कैसे इवेल्युएट कर रहे हो, उसके बारे में ही ये सारे क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो इसके लिए इसको भी क्या करो, बेसिकली क्या करते हो इसको, क्योंकि यहाँ पे क्या है 1024, क्योंकि यहाँ पे कितने बाइट्स हैं 32 KB में, तो हम बताएं 1024 क्या होती है, बाइट्स होती हैं, वो क्या किसके बराबर होता है 1 KB के। तो यहाँ पे 32 पूछा है ना, और कुछ नहीं है यहाँ पे, सिंपली क्या पूछा है कि 32 KB में कितने होंगे, यहाँ पे अगर 1 KB में इतने बाइट्स हैं तो यही पूछा है कि 32 KB में यहाँ पे कितने बाइट्स होंगे, उसके बारे में यहाँ पे आपसे पूछा है। ठीक है, तो कितने बन जाएंगे, तो अगर आप इस चीज़ को इवेल्युएट करोगे तो ये आपका बन जाएगा नियर अबाउट, अगर 1024 को अगर आप 32 से गुना करोगे तो कितना बन जाएगा नियर अबाउट आपका। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 32 तो आएगा ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में 1 है, यहाँ पे 32 से ऊपर चला जाता है तो यहाँ पे यही आंसर बनेगा, यहाँ पे फर्स्ट हमारा राइट आंसर बनेगा। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे ना 32 को इससे, ठीक है, तो आपका यही बनेगा, फर्स्ट यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। ठीक है, तो अभी के लिए हम इतना ही रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे बड़े सारे कैलकुलेशंस हो गई हैं। तो जो आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिए हैं, आपने क्या करना है, मुझे नीचे उनको कमेंट करना है। ठीक है, जैसे मैंने आपको एक दो क्वेश्चंस दिए हैं यहाँ पे, ये तो हमने सॉल्व कर लिए हैं। एक तो ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 43 का आपने आंसर देना है मुझे, और एक हमारे पास क्वेश्चन नंबर 41, ये दोनों इजी क्वेश्चन है, आप इन दोनों को मुझे आंसर करना है नीचे, एक तो 41 का और एक हमारे पास जो है 43 का। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। इसके अलावा कुछ डाउट है, कुछ क्वेरी आती है, वो मुझे नीचे करके कमेंट करके पूछ लिया करो, क्योंकि यहाँ पे प्रैक्टिस ऐसे क्वेश्चंस हैं वो एग्जाम में वैसे ही आते हैं, और आपको इन चीज़ों को समझ के ही क्या करना है, इवेल्युएट करना होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।